हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक टर्म यूज़ की जाती हैं स्टैटिक्स में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी बेसिक टर्म है जो स्टैटिक्स में यूज़ की जाती हैं? तो सबसे पहले आपकी बेसिक टर्म है डाटा। स्टैटिक्स में आने वाली जो टर्म डाटा है, ये कहाँ से आता है? हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी फैक्ट आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स में आते हैं, जहाँ टेबल की फॉर्म में आते हैं, जो ग्राफ की फॉर्म में आते हैं, जो हमें न्यूज़पेपर से मिलते हैं, टेलीविज़न से मिलते हैं, मैगज़ीन से मिलते हैं, जहाँ और किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मिल सकते हैं, इंटरनेट से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्ट, जो फिगर्स, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो ग्राफ, जो भी हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं डाटा। ठीक है, डाटा जो है एक प्लूरल फॉर्म है। जो लैटिन वर्ड कहाँ से आई है? डेटम से। तो डाटा वर्ड जो है ये न्यू नहीं है हमारे लिए, कि हम ऑलरेडी डाटा हैंडलिंग के केस में करते थे। हमने ऑलरेडी मैथ्स में किया हुआ डाटा हैंडलिंग का चैप्टर। ये डाटा जो है मोस्टली स्टैटिक्स में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। अब नेक्स्ट स्टैटिक्स क्या होता है? हमारा वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसमें बहुत सारी है, बहुत सारी ओरिएंटेड हैं। हमारी हर एक जो पार्ट होता है हमारी लाइफ का, वो यूटिलाइज होता है तो किसी न किसी तरीके से। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है हमें किस डाटा से मिल सकती है। और जो इनके बारे में स्टडी करते हैं वो ब्रांच मैथमेटिक्स की, जो इन इन्फॉर्मेशंस के बारे में स्टडी करती है, जो ये ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है पूरी वर्ल्ड की, जो इनके बारे में स्टडी करती है, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। वर्ड जो स्टैटिक्स है ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड स्टैटिस से आया, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। इसका रीज़न जो है स्टैटिक्स और सिंपली कहाँ से आया है? जो हम कलेक्ट करते हैं डाटा लाइफ ऑफ पीपल से, ठीक है, जो यूज़फुल हो स्टेट के लिए। जैसे हमारे पता है ना, डाटा कलेक्शन करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं कहीं की, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका स्टैटिक्स के अंडर ही आता है। जो भी हम करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं पॉपुलेशन का, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का, ये सब हमारा क्या होता है? डाटा आता है, और ये स्टैटिक्स के अंडर ही आता है। अब डाटा के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। डाटा जो कलेक्ट किया जाता है पहले टाइम पे, सीधा जो इन्वेस्टिगेटर है वो कलेक्ट करे, या जो वर्कर्स हैं वो कलेक्ट करें। जैसे कि हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं, अगर मैगजीन से कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डाटा है। लेकिन आपका प्राइमरी डाटा वो होगा जिसने मैगजीन पे वो न्यूज़ लिखी होगी, उसने डायरेक्टली कहीं ना कहीं से डाटा जाकर रिकॉर्ड किया होगा, वो उसका प्राइमरी डाटा है। जो डायरेक्टली डाटा आप कलेक्ट करते हो किसी पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उसे आप बोलते हो प्राइमरी डाटा। और वो डाटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हो, पर्सन ने किया हो, जो सोसाइटी को किया हो, तो उसे हम पब्लिश करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। लेकिन अब डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है? डाटा जो प्रेजेंटेशन जो होती है डाटा की, वो किस फॉर्म में होती है? रॉ डाटा। वो डाटा जो शो किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, जिस फॉर्म में मिलता है, जिस ऑर्डर में जैसा मिलता है, जब उसी फॉर्म में उसको शो किया जाए, उसे हम रॉ डाटा कहते हैं। मीन्स जैसे हमें बताया गया कि एज के अकॉर्डिंग, कहीं की किसी इंसान की एज जो है अगर 25 है, किसी की 40 है, फिर से किसी की 25 है, जैसा मिला वैसा का वैसा अगर शो कर देते हैं, ऐसे डाटा को हम बोलते हैं रॉ डाटा। और इस केस में, जो रॉ डाटा के केस में, जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होती है, उसे हम कहते हैं रेंज उस डाटा की। जो भी वहाँ पे आपके पास डाटा ऑब्जर्व होगा, उनमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी, जब दोनों को माइनस करके जो टर्म आएगी, वो होती है रेंज उस डाटा की। नेक्स्ट आपकी जो टर्म यूज़ होती है स्टैटिक्स में, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वो नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि कोई भी पार्टिकुलर डाटा जो है वो कितनी बार अपेयर हो रहा है किसी भी डाटा सेट में। मीन्स अगर आपको कोई डाटा दिया गया है, उसमें कोई नंबर 25 है, वो कितनी बार आया हो, उसमें कोई नंबर 32 है, वो कितनी बार आया हो, वो आपको बताती है फ्रीक्वेंसी उस डाटा की। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी हमने ली है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये एक टैबुलर अरेंजमेंट होती है। मीन्स इसमें क्या करते हैं? हम डाटा को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ना, नंबर ऑफ टाइप, कितनी बार कोई भी नंबर अपेयर हुआ है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। वो जो टेबल शो करता है डाटा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, उसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी दो टाइप के होते हैं, ग्रुप्ड होती है, अनग्रुप्ड होती है। इसमें भी डिस्क्रीट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, अगर आपके पास 100 प्लांट्स हैं,
और ये 100 के 100 प्लांट्स जो हैं हर एक स्कूल में 100 स्कूल में प्लांट करने हैं, हर एक स्कूल में 100 प्लांट्स जो हैं वो प्लांट किए गए ड्यूरिंग वन महोत्सव में। 1 महीने के बाद प्लांट्स को सर्वे किया गया कि कितने प्लांट जो हैं वो सर्वाइव किए। 1 महीने के बाद देखा कि कितने प्लांट जो हैं सर्वाइव किए गए, ये रिकॉर्ड रखा है। एक किसी स्कूल में 96 सर्वाइव किए, किसी स्कूल में 67 बचे, किसी में 28 बचे। ये जो डाटा है ना आपका, ये अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप्ड नहीं है। तो जब हम इसी डाटा को एक ग्रुप फॉर्म में लिखेंगे, एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करेंगे, अब क्योंकि 100 प्लांट्स का डाटा वो भी 100 स्कूल्स में था, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट था डाटा का। तो रीडर को क्या चाहिए, इसको ईजिली समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्रुप्स में। ग्रुप्स में मीन्स किया हमने 20 से लेकर 29 प्लांट्स कितने स्कूल्स में थे, 30 से लेकर 39 प्लांट्स कितने स्कूल से थे, उसी तरह 40 से लेकर 49 प्लांट्स तक कितने स्कूल में थे, लास्ट तक जाएंगे 100 तक था, 90 से लेकर 99 प्लांट कितने स्कूल में सर्वाइव किए। तो इस डाटा को जब हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स जो सर्वाइव किए, टैली मार्क, और नंबर ऑफ स्कूल। जैसे 20 से लेकर 29 प्लांट जो थे वो 3 स्कूल में थे, यहाँ पे आगे 3, ये आपका होता है लाइन ड्रा करने का टैली मार्क। जैसे 30 से लेकर 39 जो प्लांट थे वो 14 स्कूल में थे। टैली मार्क में इसको कैसे शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी लाइन जो होती है 5 10 15 इस तरह से ही शो करती है। इस डाटा को हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। याद रखिए, जो हम एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में जिस डाटा को शो करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे हम ये क्लासेस थी, क्लासेस ये आपकी 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, ये आपकी होती हैं क्लासेस। इसमें जो लीस्ट नंबर, छोटा नंबर होता है, इसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो बड़ा नंबर होता है इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, और ये जो 20 से लेकर 29, 30 से लेकर 39 सो ऑन जो भी हमने लिए थे, इनको क्लासेस भी बोलते हैं और क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म है क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मार्क, क्या होता है, मिड पॉइंट होता है क्लास, कोई भी आपकी क्लास है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं क्लास मार्क उस क्लास का। जैसे 20 से लेकर 29, इसका अपने मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 20 + 29 डिवाइड बाई 2, वो आपका आया गया कितना, 24.5, वो आपका मिड पॉइंट, इसका क्लास मार्क हो जाएगा। उसी तरह 30 से लेके 39, दैट इज 30 + 39 कितना हो जाएगा आपका 69। तो अगर जब मिड पॉइंट निकालेंगे इसका तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 34.5 आएगा, वो इसका क्लास मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएं और वेरिएट्स क्या हों, डिस्क्रीट अलग अलग हों, वेरिएट जो है वो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं अंडर फाइनाइट लिमिट, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी आपका डिस्क्रीट है, जिसके आपको यहाँ पे देखिए मंथली इनकम दी है, आपका ग्रुप नहीं होगा, ये सिंपली दी है। 5000 वाले कितने हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दी है, आपके 6000 वाले कितने हैं उनकी दी है, लेकिन बीच में देखिए 7000 नहीं था तो नहीं लिया। ये आपकी होती है डिस्क्रीट, जिसकी नीड है वही है, रिपीट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ऐसा नहीं होता, जहाँ पे नंबर टर्म्स अगर बड़ी हों वहाँ पे वेरिएट जो होती है, जो टर्म्स होती हैं वो कंटिन्यूस होती है। मींस वेरिएट जो एक्सेप्ट करते हैं सारी की सारी वैल्यू जो भी फाइनाइट लिमिट के अंदर आती हैं और ये रिपीट भी होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 से लेके 5, फिर 5 से लेके 10, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, 5 10 15। ठीक है, नेक्स्ट आपका टर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप इसका बहुत यूज़ करते होंगे, लास्ट क्लास में किया होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम थ्रू एग्जांपल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मंथली इनकम दिएगी, इसको वेरिएट बोलते हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये एक्सप्लेनेशन की है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करनी है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इसमें क्या होता है, ये 10 है, 10 ही रहेगा। 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 7 30, 30 + 2 32, 32 + 1 33। ये एक्सप्लेनेशन की है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की। पहला सेम रहता है, उसके बाद 10 + 8 किया है, उसके बाद 18 आ गया, 18 + 5 किया है। मीन्स जो आपकी यहाँ पे वैल्यू होती है उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते जाते हैं, तब जाके हमारी क्या फाइंड होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन ये किस केस में था, ये हमारा डिस्क्रीट था, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था। यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड की है। अगर हमारा कंटिन्यूस हो तो
तो कंटिन्यूस के केस में भी सेम होता है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आप देखिए, ये आपका है 82, 92, 53, 27, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये आपकी क्लास दी गई है। फ्रीक्वेंसी जब हम इसकी क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो 82 का 82 आ गया, 82 प्लस 92 174, 174 प्लस 53 227, 227 प्लस 27 254। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपको इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम मतलब यूज़ क्यों फाइंड करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए ये था 0 से लेके 5, मीन्स वो स्टूडेंट्स जिनकी एज लेस देन 5 है वो 82 हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर फाइंड करना हो कि वो स्टूडेंट जिनकी एज 5 से लेकर 10 के बीच में है वो 92 है, अगर आपको कोई पूछेगा वो स्टूडेंट जिनकी एज लेस देन 10 है तो वो आपकी 175 आएगी। वो स्टूडेंट जिनकी एज लेस देन 15 ईयर्स है वो आपकी 227 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हेल्प करती है। वो स्टूडेंट जिनकी एज लेस देन 20 है वो आपके 254 हैं। ये फ्रीक्वेंसी तो जस्ट ये बता रही है 15 से लेकर 20 ईयर्स वाली एज के कितने स्टूडेंट हैं, 10 से लेकर 15 ईयर्स वाली एज के कितने स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे निकालना हो ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज लेस देन 20 है, तो उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा जो भी था हमारा, एक तो हमने देखा उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अगर हम डाटा को जो भी हमारे पास है अगर हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं, हेल्प मिलती है डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है। जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उसको हम डायग्राम के थ्रू अगर रीड करें, स्टडी करें तो वो ईजी हो जाता है। उससे हमें होल जो भी रिकॉर्ड है समझ आ जाता है। ऐसे आपको सेपरेटली एक एक कर निकालना पड़ता है, लेकिन थ्रू डायग्राम क्या होता है हमें एक ही जगह सारा का सारा जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये ग्राफ पेपर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के केस में जब भी डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन इसको भी रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड होते हैं। बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्टैटिक्स के अंडर आते हैं वो बार ग्राफ, आपका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहला है आपका बार ग्राफ। ये बहुत ही सिंपलेस्ट और ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ग्राफिकल मेथड है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से। वो बार्स किस फॉर्म में होते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं, मीन्स उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है। लेंथ इसमें चेंज होती रहती है क्योंकि वो डिपेंड करती है न्यूमेरिकल वैल्यू पे, लेकिन विड्थ जो है बार ग्राफ में वो हर एक बार की सेम ली जाती है। अगर आप किसी एक बार ग्राफ की विड्थ 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो हर एक की 1 सेंटीमीटर ही लेनी पड़ती है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एक पार्टिकुलर सेक्शन है क्लास 9th की, वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स को बताया गया अपने मंथ ऑफ बर्थ के लिए बताना है उनको, उनके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाया गया है। ये आपका बार ग्राफ है। याद रखनी है बार ग्राफ के जो जो बीच की डिस्टेंस होती है ये भी ऑलवेज सेम होती है। ये कभी भी ये नहीं है कि इसका गैप ज़्यादा रखेंगे इसका कम रखेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखिए विड्थ भी देख सकते हैं आप, हमेशा सेम रहेगी, ओनली चेंज होता है हाइट में, इसकी लेंथ में। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है क्योंकि नंबर यहाँ पे चेंज होंगे। जैसे मंथ तो चेंज हो गए नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स ये शो कर रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी इन्हीं मंथ के अकॉर्डिंग, जैसे जनवरी में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जनवरी में आती है, वो हैं 3 स्टूडेंट्स। अब सभी 3 तो नहीं होंगे ना, फरवरी वाले भी 3 नहीं होंगे ना। फरवरी में आने वाले बर्थडे की डेट कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी मार्च में आती है, वो 2 हैं। इस तरह से ये आपकी हाइट चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे विड्थ में और इनके बीच के गैप में कभी कोई चेंज नहीं आता इन केस ऑफ बार ग्राफ। नेक्स्ट टाइप आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे भी रेक्टेंगल है लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं होता लाइक बार ग्राफ। ये एक के बाद एक शो होते हैं साथ में, बिल्कुल बीच में उनके कोई भी गैप नहीं होता। बाकी वो पूरे देखने में बार ग्राफ की तरह लगेंगे, जस्ट बार ग्राफ में डिफरेंस होती है हर एक बार के बीच में, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपको एक हिस्टोग्राम शो किया गया है, हर एक की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए हाइट भी डिफरेंट हो रही है, जो इनके बीच की विड्थ है वो सेम ही रहेगी जैसे हर केस में था, ठीक है। लेकिन जस्ट ये है कि इनके बीच में हर एक जो रेक्टेंगल है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता इन केस ऑफ हिस्टोग्राम। एक और चीज़ यहाँ पे आपने शो की होगी, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ ये शो कर रही है। देखिए 0 से लेकर डायरेक्ट 30.5 पे पहुँच के पीछे वाली वैल्यू हमने नहीं बताई। ये आपको यही चीज़ शो करती है कि इसके पीछे भी कुछ वैल्यू होंगी। ये ग्राफ जाके तो आगे बनता, ज़्यादा आगे हम लेके नहीं गए, इसलिए हमने यहीं से शो कर दिया। ये चीज़ यही शो करती है कि बीच में भी इसके कुछ वैल्यू थी 0 से लेकर 30.5 के बीच में। नेक्स्ट आपका टाइप है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, वो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब आप ड्रा करते हो हिस्टोग्राम
किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। तो उसमें आपने क्या करना है, मिड पॉइंट ड्रा करना है हर एक टॉप जो है रेक्टेंगल का। जब हम को ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट बनेगी, जो लाइन सेगमेंट आपको फिगर जो ऑब्टेन्ड होगी उसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, अगर जस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, तो आपको क्या करना है, पहले क्लास मार्क जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने होंगे, फ्रीक्वेंसी जो है आपने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी। उसके बाद आपने उन पॉइंट को ज्वाइन कर देना। क्लास मार्क मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक क्लास जो आपको दी गई होगी उसका मिड पॉइंट जो होता है वो आपका क्लास मार्क होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, वो पॉइंट वहाँ पे ड्रा करने हैं, पॉइंट लगा के उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है, वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने ड्रा किया हिस्टोग्राम, ठीक है, यहाँ से 30। अब ये यहाँ पे देखिए, पीछे हमने जो हिस्टोग्राम ड्रा किया था ये वाली वैल्यू आपकी नहीं थी, 30.5 से स्टार्ट की थी, लेकिन यहाँ पे हमने यहीं से स्टार्ट करना है। इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ये, इस ग्राफ का। ये देखिए रेक्टेंगल का मिड पॉइंट, यहाँ पे भी रेक्टेंगल का, यहाँ पे भी रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लिया है, यहाँ पे हर एक जगह पे क्या लिया है, मिड पॉइंट लिया है। इन्हीं मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया गया है, ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन अगर आपको हिस्टोग्राम ड्रा किए बिना पॉलीगॉन को बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट क्लास मार्क निकाल लेने हैं। जैसे ये क्लास मार्क किसी के निकाले गए हैं, ठीक है, मिड पॉइंट निकाले गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू प्लॉट की है यहाँ पे, और ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। अब इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से ही रिप्रेजेंट किया डाटा को अलग फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, बायोग्राम में, हिस्टोग्राम में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। तो वो क्यों किया कि अगर आपने किसी टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपने यूज़ कर दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स का। अगर आप एक ही जगह पे सारा मतलब शो करने चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो हमने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स का यूज़ किया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें अगर स्टडी करना हो सारा डाटा और उसकी सेंस निकालनी हो कि हमने ओवरऑल क्या फाइंड किया, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स फाइंड करने हों, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये पॉसिबल तभी होगा जब हम यूज़ करते हैं मेजर्स सेंटर टेंडेंसी के। आपको पता है मेजर्स कौन से होते हैं सेंटर टेंडेंसी के, आपका मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ये आपके मेजर्स होते हैं किसके, सेंटर टेंडेंसी के। अब सबसे पहला आपका कौन क्या है, मीन। मीन क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हैं अगर उनका हमने मीन फाइंड करना है, वो सम होता है सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी आपको ऑब्जर्वेशन में दी गई हैं डिवाइड बाय टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं सिंबल एक्स बार से। जनरली हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स बार इक्वल टू समीशन। इसका मतलब है सम करना है सारी की सारी वैल्यूज़ का डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज़ टोटल आपको दी गई हैं डाटा सेट में। अगर आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो उस केस में हमने फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके एक अलग से कॉलम बनाना होता है वहाँ पे, और उन सभी टर्म्स का सम डिवाइड करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पे आपकी एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी है किस ऑब्जर्वेशन की, एक्स आई की। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक्स आई आपको पता है जो आपको ऑब्जर्वेशन दी गई होंगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अलग से टेबल बनेगा। आपने उन सभी टर्म्स को ऐड करना है डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपका मीडियन। मीडियन आपकी वो वैल्यू होती है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो डिवाइड करती है किसी भी सेट को, किसी भी डेटा को दो पार्ट्स में। ये मिडल होती है, जो सेंटर वैल्यू होती है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में। जब ऑब्जर्वेशन आपकी अरेंज होनी चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब भी आपने मीडियन जो है वो फाइंड करना है तो आपकी ऑब्जर्वेशन हमेशा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। अब मीडियन फाइंड कैसे करना है वो भी डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो ऑड है या इवन है। अगर तो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन वो वैल्यू होगी, कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, n+1/2। वो आपकी ऑब्जर्वेशन जो होगी वही इसकी मीडियन की वैल्यू आएगी। और अगर आपका मीडियन जो है अगर वो क्या है, इवन है, तो वो आपका मीडियन क्या होगा, वो मीन होगा दो टर्म्स का, n/2 और n/2+1 वाली ऑब्जर्वेशन, उन दोनों ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा उस केस में वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा, इन केस जब आपका n क्या हो, ऑड हो। और लास्ट आपका मोड। जो मोड वो वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन की जो ओकर करती है ज़्यादा बार, जो भी वैल्यू ज़्यादा बार आई होती है ना वही आपका मोड होता है। जहाँ भी वो बोल सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिस ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा बार आई हो, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, उसे हम क्या कहते हैं,
मोड कहते हैं। तो ये थी आज की बेसिक टर्म जो स्टैटिक्स में यूज़ की जाती हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।